रशिया के पास ऐसी कौन सी नेचुरल पावर मौजूद है जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वही दूसरी साइड पे नाटो अलियान ने इसके गिर्द गहरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अनकरीब रशिया के पास आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है, हाउ इट्स पॉसिबल? रशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली है जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देगी? डेस्टिनी फैक्ट वीडियोस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ले, रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया न सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस का रिजर्व भी मौजूद है। नेचुरल गैस रिजर्व्स में रशिया का पहला नंबर है, जबकि ऑयल रिजर्व में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप की कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पे डिपेंडेंट है, और अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरी यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरी यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्स से मालामाल जमीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी तकरीबन 18%। इन सब फायदों को साथ साथ रशिया की जियोग्राफिकल का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को सुपर पावर ताकत से बार बार रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज्यादातर हिस्सा बहुत सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है, जहाँ पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दुनिया का ठंडा शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है, जहाँ हैरान के तौर पे सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इस शहर को हम ओइमियाकोन नाम से जानते हैं क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से जाना जाता है। इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा सिर्फ रशिया के इस 20% हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक नाकाम है। न सिर्फ रशिया की जमीन बल्कि इसकी कॉस्ट लाइन भी अमेरिका की कॉस्ट लाइन से काफी ज्यादा बड़ी है। रशिया की कॉस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पे फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में ये आर्टिक ओशन है, तकरीबन पूरे साल ही बर्फ बना होता है, यानी इतनी बड़ी कॉस्ट लाइन होने के बावजूद भी ये रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है, जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समुंदर होगा वो उतनी ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकेगा। ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो उतना ज्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समुंदर ही वो जरिया है जिसके जरिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स को कम कीमतों में पहुंचाई जा सकती है। बर्फ की वजह से यहाँ कार्गो शिप का चलना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कॉस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किल से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। रशिया फिलहाल वक्त अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड सिर्फ इन 3 पोर्ट्स के जरिए करने में मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में मौजूद व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों का सीजन में यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के बहरी जहाजों को जापान के इस कंट्रोल समंदरों से होकर गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नाटो का एक और मजबूत अलाइड पार्टनर भी है। नाटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया है। यानी अगर किसी भी नाटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नाटो कंट्री मिलकर उसका साथ देगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, और यहाँ भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ होती है, और सीजन में इन जहाजों को उन तमाम मुल्कों से गुजरना पड़ता है जो सब नाटो और अमेरिका के नाटो मेंबर है या अलाइड पार्टनर भी है। तीसरे नंबर पर बसता है नोवोरोसिस्क पोर्ट। रशिया के साउथ में स्थित ब्लैक सी में मौजूद है। यहाँ बर्फ का
तो ना तो इतना बड़ा मसला है, लेकिन बहरी जहाजों को तुर्की के पास से इंतहाई कम जगह से होकर गुजरना है। यानी यहाँ भी रशिया को खुलकर ट्रेड करने की आजादी नहीं है। बेशक रशिया और तुर्की के रिलेशन अब काफी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन तुर्की ही तो नाटो का ही मेंबर है। यानी रशिया पर खतरों की तलवार यहाँ पर भी लटक रही होती है। कुल मिलाकर बात है कि इतनी बड़ी कॉस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रेड करने के लिए इन पोर्ट्स पर पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना होता है और फिर अपने दुश्मन नाटो के पार्टनर्स के रहमो करम पर वहां से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग में रशिया 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आसान तरीके से समझा जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी रैंकिंग से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये किसी भी कंट्री की पावर जानने का पहला तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, यानी अमेरिका से भी ज्यादा। और अमेरिका के बाद रशियन मिलिट्री ही है दुनिया की दूसरी ताकतवर आर्मी मानी जाती है। यहाँ पर भी रशियन अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम के वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर 6 लाख से भी ज्यादा आर्मी के साथ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने उसके आर्मी को घुटने टेकने पड़े और 6 लाख में सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो पाए। दूसरे विश्व महायुद्ध में तो हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात 10 लाख से भी ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी के बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिया था। हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक आप नोट कर लिए होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज रोक रही है वो है यहाँ का सर्द मौसम। यानी अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो नॉर्थ पर मौजूद समुद्र को ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करके और ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसके अलावा रशिया के कई इलाकों में गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड जैसे कीमती मिनरल से भरे हुए हैं, लेकिन सर्द मौसम की वजह से उनकी माइनिंग करना नामुमकिन है। अगर ये सर्द मौसम ना तो इन तमाम मिनरल्स और मटेरियल्स को माइन करके रशिया कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच सकता है। साथ ही साथ इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वीट। जैसे कि आपने पहले ही जाना, रशिया वीट का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया जो अपनी सिर्फ 20% जमीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर बन सकता है, तो सोचो अगर वो अपनी 100% जमीन को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए तो वो क्या कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। एक तरीका ऐसा जरूर है जिससे रशिया इस सर्द मौसम से छुटकारा पा सकता है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुमकिन है कि रशिया आने वाले सालों में एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। रेफरेंस के लिए इस हीट मैप को देखें। इसमें तमाम कंट्री वो है जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 11 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और वो ये टेम्परेचर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। जहाँ एवरेज टेम्परेचर 11 से कम या 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, वही ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल टेम्परेचर की ये रेंज अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना और साउथ कोरिया पर आती है। ये वो तमाम कंट्री है जिनको अक्सर हम सक्सेसफुल कंट्रीज की लिस्ट में जाना जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल जो बर्फ पिघलती जा रही है उसकी वजह से 2280 तक टेम्परेचर की ये रेंज मजीद नॉर्थ में चली जाएगी, यानी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़कर रशिया की। नासा की एनालिसिस के मुताबिक 1979 में आर्टिक ओशन की बर्फ इतनी ज्यादा दिखती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बर्फ पिघलती गई और 2019 तक अब ये सिर्फ इतनी रह गई है। इस डाटा के हिसाब से आर्टिक ओशन की बर्फ हर साल 13% कम होती जा रही है, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2035 तक आर्टिक ओशन में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बचेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। इन सब चीजों के साथ साथ रशिया को एक और फायदा भी है। क्लाइमेट चेंजेस के वजह से आइस मेल्ट हो रही है, उससे ओशंस के पानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यानी जब ओशन का पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले वो साहिल पर बने सिटीज को
निकल जाएगा। अमेरिका जिसकी तमाम मेजर सिटीज साहिल पर बनी है, उसको आने वाले वक्त में काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पूरे के पूरे शहरों को इवैक्यूएट करना भी शामिल है। और जाहिर है इस काम में करोड़ों डॉलर का खर्चा भी होगा। इसके वजह से सिर्फ रशिया 3 सिटीज ओशन फ्रंट में है और बाकी तमाम मेजर सिटीज समुद्र से कम 600 किलोमीटर के फासले में है। इसके लिए भी आने वाले वक्त में रशिया को काफी फायदा होने वाला है। सुएज कैनल इजिप्ट का वो समुद्री रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। सिर्फ चाइना से ही ना ही बल्कि पूरे एशिया से तमाम शिप्स को यूरोप जाने के लिए इसी सुएज कैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए वेसल शिप्स की गवर्नमेंट को भारी फीस भी अदा करना पड़ता है। हर साल 20,000 वेसल्स ये कैनल इस्तेमाल करते हैं और हर एक वेसल्स इजिप्ट गवर्नमेंट को तकरीबन $4 लाख का टोल टैक्स पे करती है। यानी साल की 20,000 वेसल्स की ट्रांजैक्शन पर इजिप्ट गवर्नमेंट को $8,000 अरब मिलते हैं। चाइना के शंघाई पोर्ट से यूरोप में रोटरडैम पोर्ट तक शिप को 18,000 किलोमीटर और 37 डेज लग जाते हैं। लेकिन आर्टिक ओशन में बर्फ पिघल जाने के बाद शिप्स रशिया से होकर गुजरेगी, जो शंघाई से रोटरडैम पोर्ट तक सिर्फ 10,500 किलोमीटर और 22 डेज का सफर बनता है। यानी जहां चाइनीज कंपनी को लाखों डॉलर ट्रांजैक्शन के बचेंगे, वही बात है रशिया को उसके कंट्रोल समुद्र से गुजरने की भारी फीस भी पे करेंगी। दोस्तों, एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल्स की माइनिंग से लेकर रशिया में पॉपुलेशन ग्रोथ तक क्लाइमेट चेंजेस के वजह से तकरीबन तमाम सेक्टर पर रशिया का पलड़ा भारी दिख रहा है और इसकी काफी ज्यादा चांसेस भी है आने वाले 50 या 60 सालों के बाद रशिया एक बार दुनिया में सुपर पावर बन के उभरेगा। उम्मीद है डेस्टिनी फैक्ट चैनल का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।